चलिए, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है सिस्ट। और हम पहले ही बात कर चुके हैं सिस्ट क्या होता है। एनी क्लोज कैविटी कंटेनिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड मटेरियल। कोई भी क्लोज कैविटी जिसमें लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल भरा हो वही क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है। तो अब देख लेते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में जो सिस्ट होती है वो बहुत ही प्रकार की होती है। वेरियस टाइप की सिस्ट पाई जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो सिस्ट डोमेस्टिक एनिमल में पाई जाती हैं वो होती है पैरासिटिक सिस्ट। यानी कि जो पैरासाइट से जो जीव परजीवी हमारे अंदर रहते हैं, जैसे कि जो पैरासाइट्स हमारे अंदर रहते हैं वो क्या कॉज करते हैं, सिस्ट। और ये सिस्ट जो पैरासिटिक सिस्ट है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रिटेंशन सिस्ट में। रिटेंशन सिस्ट वो सिस्ट होती है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस से बनती है। जब जब फेलियर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो जाता है कि कोई भी ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देता है, तो जब वहां पे जो सिस्ट बनती है वो होती है रिटेंशन सिस्ट। ये पैरासिटिक सिस्ट ही, जो सिस्ट पैरासाइट के द्वारा बनाई गई थी वो ही सिस्ट रिटेंशन में कन्वर्ट होती है। उसी को क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन सिस्ट। तो देख लेते हैं, इन डोमेस्टिक एनिमल इन डोमेस्टिक एनिमल cysts are of various types. The most common is parasitic cyst followed by retention cyst. तो जो मोस्ट कॉमन सिस्ट होती है डोमेस्टिक एनिमल में वो पैरासिटिक सिस्ट होती है, फिर बाद में क्या क्या हो जाती है, वो रिटेंशन सिस्ट हो जाती है। द लोकेशन ऑफ पैरासिटिक सिस्ट इज वेरिएबल। जो लोकेशन है पैरासिटिक सिस्ट की वो वेरिएबल है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है ये कौन से प्रकार के पैरासाइट से पैदा हुई है, ठीक ना। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पैरासाइट प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर देखिए कोई लिवर फ्लूक है तो वो सिस्ट बनाएगा लिवर के अंदर, कोई लंग वॉर्म है तो वो सिस्ट बनाएगा लंग के अंदर, अगर कोई ब्रेन में है तो वो सिस्ट बनाएगा ब्रेन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है सिस्ट की लोकेशन पे कि किस प्रकार की सिस्ट है, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पैरासाइट पे कि किस तरह का कीड़ा है जो कि ये सिस्ट बना रहा है। तो the location of parasitic cyst is variable and depend upon the type of parasite present in the body. The common location of the cyst is lung, brain, liver, ovary and different site of the skin. ये डिफरेंट साइट है, लोकेशन है किसकी, सिस्ट की। कि आपकी सिस्ट लंग्स में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, लिवर पे हो सकती है, ओवरी पे हो सकती है, ठीक ना। और डिफरेंट साइड्स ऑफ द स्किन, और स्किन के ऊपर कई जगह पे ये सिस्ट पाई जा सकते हैं। इन द स्किन सिस्ट कैन बी लोकेटेड एट वेरियस रीजन एंड द मोस्ट कॉमन आर मैंडिबुलर सिस्ट। जो स्किन के ऊपर जो सिस्ट पाई जाती है वो बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो मैंडिबुलर सिस्ट होती हैं, यानी कि जो मैंडिबल पे पाई जाती हैं, जबाड़े पे, जो निचले वाला जबाड़ा है उसके ऊपर पाई जाती है। These cysts are controlled by regular deworming of animal. इन सिस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप पशु की, जानवर की रेगुलर डिवॉर्मिंग करवा रहे हो तो इंटरनल पैरासाइट रहेगा नहीं, इंटरनल पैरासाइट मर जाएंगे तो क्या होगा, सिस्ट नहीं बनेंगे। द अदर टाइप ऑफ सिस्ट आर नॉन एज रिटेंशन सिस्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ तो होती है पैरासाइट्स और कुछ होती है रिटेंशन। रिटेंशन सिस्ट वो सिस्ट होती हैं जब कोई बॉडी ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देता है तो कौन से प्रकार की सिस्ट बनती है, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाता है क्लोज कैविटी में, और वो सिस्ट कहलाती है रिटेंशन सिस्ट, ठीक ना। रिटेंशन सिस्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय फेलियर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देगा तो वहां पर क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी, वहां पर एक क्लोज कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसकी डक्ट में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक जगह पर सलाइवा इकट्ठी होती रहती है और वो सलाइवरी सिस्ट बना देगी। और जो सबसे ज्यादा सलाइवरी सिस्ट देखी जाती है वो रेनुला होती है, जो कि जीभ के नीचे होती है, ठीक ना। एग्जाम्पल, द स्लाइवरी सिस्ट कैन बी ऑब्जर्व बिलो द टंग। स्लाइवरी सिस्ट जीभ के नीचे देखी गई है इन द माउथ कैविटी ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ओपनिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइवा। जो किस कारण हुई है, जो स्लाइवरी डक्ट थी, जिसके स्लाइवरी डक्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, रुकावट हो जाती है, रुक जाती है वो, और वहां पर क्या इकट्ठी हो जाती है, सलाइवा। और इन्हें हम फॉल्स सिस्ट कहते हैं। ये ट्रू सिस्ट नहीं होती हैं जो, लेकिन वहां पर सलाइवा इकट्ठी हुई है तो फंक्शन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया।
फंक्शन डिस्टर्ब हो गया भाई, सलाइवा जीभ के नीचे सिस्ट बन गई है, तो ना तो वो पशु चर सकता है, ना खा सकता है, ना जुगाली कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया ना उसका। तो ये, लेकिन ये ट्रू सिस्ट नहीं होती हैं। दिस टाइप ऑफ स्वेलिंग और cyst are not true cyst but the accumulation of saliva, there will be physiological as well as functional disturbance of the affected organ. In case of ranula, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं रेनोला क्या है, सलाइवरी सिस्ट बिलो द टंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेनोला की। जो सलाइवरी सिस्ट बनती है जीभ के नीचे उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेनोला। तो अगर जीभ के नीचे कोई सिस्ट बनेगी, अगर सलाइवा इकट्ठा होगा और कोई कैविटी बनेगी जिसके अंदर फ्लूइड है, तो क्या पशु चर सकता है? नहीं चलेगा। वो जुगाली भी नहीं कर सकता, उसको खाने पीने में क्या होगी, दिक्कत होगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ द टंग एंड द एनिमल विल अनेबल टू टेक द फीड। तो एनिमल जो है वो फीड को नहीं ले पाएगा, वो चर पी नहीं पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ it is inside the mouth cavity then there will be difficulty in mastication. These false cysts can be corrected by the application of glycerin and magnesium sulfate पेस्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सिस्ट होती है वो नेक्रोसिस हो जाता है टिश्यू वहाँ पे। तो अगर कोई भी नेक्रोसिस टिश्यू है तो आपको जो सिस्ट जीभ के नीचे हुई है उसमें कट लगाकर क्या भरना है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो जो नेक्रोस टिश्यू है उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। द ट्रू सिस्ट कैन बी कंट्रोल बाय एलिमिनेटिंग द कोज, और जो ट्रू सिस्ट होती है उसको कोज को ही हटा के कर सकते हैं। तो जो सिस्ट के जो ट्रीटमेंट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर पशु आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करवा रहे हो पशु की, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्ट नहीं बनेंगी उसके, क्योंकि उसके कोई इंटरनल पैरासाइट नहीं होगा। तो कोई पैरासाइट नहीं होगा तो सिस्ट भी नहीं बनेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, सिस्ट बन जाती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिस्ट क्या क्या प्रभाव डाल सकती हैं। दीज सिस्ट इफ प्रेजेंट इन द लंग्स, अगर ये लंग्स में है तो आपको पता ही होगा भाई, लंग्स में है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक ना, कफ आएगा। और ऐसे ही अगर ये ब्रेन में है तो दिमागी लक्षण आएंगे। दिमागी लक्षण में क्या होगा, वो सर्कलिंग मूवमेंट करेगी, सर्कलिंग मूवमेंट करेगी। और इस प्रकार की जो मूवमेंट, जो सर्कलिंग मूवमेंट होती है, जो सिस्ट बनती है, उसको गिड बोलते हैं, किसमें, गोट और शिप में ज़्यादा पाई जाती हैं। और जो ये होती हैं मल्टी, ये टेप वॉर्म से बनती हैं। जो ये ब्रेन में जो, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर वो लंग्स में है, अगर वो सिस्ट, तो पशु को सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, नाकों से क्या आएगा, कफ आएगा। अगर ये ब्रेन एरिया में है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे तो क्या करेगा पशु, सर्कलिंग मूवमेंट करेगा, गोल गोल चक्कर काटेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, ठीक ना, स्टार ग्रेजिंग या कोई भी दिमागी लक्षण आ सकता है। लेकिन गोट और शिप में इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, हम गिड बोलते हैं। और जिसमें कि जो बकरी है वो चक्कर काटती रहती है, और जो ये जो गिड है ये भाई साहब मल्टीसेप्स, टेनिया मल्टीसेप्स, जो कि एक टेप वॉर्म है, उसके कारण ये सिस्ट ब्रेन में बनती है। तो इफ द ब्रेन एरिया देन इट विल रिजल्ट इनटू द सर्कलिंग मूवमेंट स्पेशली इन गोट एंड द कंडीशन इज नोन एज गिड। स्पेशली किसमें होता है, गोट में होता है, वो चक्कर काटती रहती है बकरी। और ये जो गिड बनती है ये टेनिया मल्टीसिप्स नाम का एक टेप वॉर्म है, जिसके कारण ये सिस्ट उसके ब्रेन में बनती है। इफ द अफेक्टेड ऑर्गन इज लीवर, अगर लीवर में सिस्ट बनी हुई है तो ऑफिड हो जाएगा, एनोरेक्सिया उस, और उसको वो खाना चरेगा पिरेगा कुछ नहीं, एनोरेक्सिया होगा और डेबिलिटी कंडीशन, और वो क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। अगर ये सिस्ट ओवरी पे है तो जो फीमेल है वो हीट में नहीं आएगी। इफ सिस्ट इज इन्वॉल्विंग द ओवरी द एनिमल विल नॉट शो साइन ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के साइन शो नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं इनका इलाज क्या है। जो ये पैरासिटिक सिस्ट है इनको आप डायग्नोस तो कर सकते हो इनके सिम्टम्स के आधार पे, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव है डायग्नोस करने का तरीका, या तो रेडियोग्राफी की करवाइए या फिर एंजियोग्राफी करवाइए। एक्सरे वगैरह से भी आप इसका कर सकते हो, नहीं तो हिस्ट्री या फिर क्लिनिकल साइंस से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन कई बार क्लिनिकल साइंस से आप इसको डायग्नोस नहीं करते, तो इसका आखिरी हथियार क्या है, या तो आप इसकी रेडियोग्राफी करवाओगे या फिर एंजियोग्राफी करवाओगे। तो आफ्टर कन्फर्मेशन, अगर कन्फर्मेशन
हो गई है कि भाई इसके सिस्ट है, तो फिर आप इसको सर्जरिकली ही रिमूव कर सकते हो, सर्जरी के द्वारा ही रिमूव कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये कोई पुख्ता इलाज नहीं है। जरूरी नहीं है कि सर्जरी के द्वारा रिमूव करने के बाद ये सिस्ट दोबारा नहीं होगी, वो दोबारा भी हो सकती है, उसके रीअकरेंस के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप जो है पशु को रेगुलरली क्या करवानी है, डिवॉर्मिंग करवानी है, ताकि इंटरनल पैरासाइट रहे उनके उसकी बॉडी में रहे ही ना, और वो सिस्ट बनने का खतरा ना हो। तो आई होप आपको ये सिस्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिस्ट का सर्जरी है या फिर जो बाहर से दिख रही है मैग्नीशियम सल्फेट उसके अंदर भरना है, और एएसडी उसको करनी है। अगली है ट्यूमर। ट्यूमर की हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो ये ट्यूमर है, ये इसको नियोप्लाज्मा भी बोलते हैं। नियोप्लाज्मा मीन्स न्यू ग्रोथ, नई कोई ग्रोथ होती है तो उसको नियोप्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि ऐसे टिश्यू नए ग्रोथ करते रहते हैं जिसका फिजियोलॉजिकली शरीर में कोई भी यूज नहीं है, यानी कि वो पर्पजलेस ग्रोथ कर रहे हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उनका यूज नहीं है उन लिविंग सेल्स का, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं। जो ट्यूमर है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जिसको रिमूव करने के बाद वो दोबारा नहीं होता है। A benign tumor does not reoccur after removal. It is not harmful and can be easily removed through operation. और इसको ऑपरेशन के द्वारा easily remove हम कर सकते हैं। Its treatment can be done by any of the following technique. फर्स्ट ऑफ लाइगेशन। तो लाइगेशन में देखो, आपको कोई ट्यूमर है, कोई फोड़ा फुंसी है, तो उसकी बेस पे हम क्या बांध देते हैं, लाइगेट, उसको लाइगेट कर देते हैं टाइटली। उसकी जो जड़ है जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ पर हम एक बंधा लगा देते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि इस ट्यूमर में ब्लड सप्लाई रुक जाए। अब ब्लड सप्लाई अगर ट्यूमर में नहीं जाएगी तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही सूख कर गिर जाएगा। तो ये सबसे पहला तरीका तो ये है। दूसरा है फायरिंग। कोई भी चीज़, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है उसको रेड हॉट गर्म करते हैं, बहुत लाल कर लेते हैं बिल्कुल गर्म करके, और उसकी बेस से उसको कट लगा देते हैं, काट देते हैं। काट देंगे तो ट्यूमर अलग हो गया। अगर हमने रेड हॉट आयरन का इस्तेमाल किया है तो ब्लीडिंग तो होगी नहीं, और उसकी कुछ दिनों तक क्या करते रहते हैं हम, एएसडी करते रहेंगे। बाद में ट्यूमर को रिमूव करने के बाद में एएसडी करते रहेंगे। तीसरा जो प्रोसीजर है वो है हमारा सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल जो ट्यूमर होता है वो उस ट्यूमर को हम रिमूव करते हैं बाय थ्रो ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा हम ट्यूमर को रिमूव करेंगे। और लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ट्यूमर को रिमूव कर रहे हो, कि जो जो ट्यूमर है उसके आसपास की जो फ्रेश सेल है वो भी आपको साथ में लेनी है। अगर कोई भी ट्यूमर की कोई सेल अगर वहाँ पे रह जाती है तो उसका दोबारा होने का चांस ज़्यादा होता है। तो एक बार हमेशा ध्यान में रखना, सर्जिकल रिमूवल में जो सराउंडिंग सेल हैं ट्यूमर की, वो भी, इवन जो लिम्फ नोड भी उससे अटैच होगी ट्यूमर से, वो भी आपको उसके साथ ही रिमूव करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट दोगे, एएसडी करोगे और एंटीबायोटिक दोगे उसको। अगला है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बहुत ही घातक होता है, और ये कैंसर, एक तरह से कैंसर का ही है, और ये अपने साथ साथ सेकेंडरी ट्यूमर को भी जन्म देता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको एक बार निकाल दें तो ये दोबारा ना हो, ये दोबारा भी हो जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन, ये कैंसरस है, ग्रो रैपिडली एंड गिव राइज टू सेकेंडरी ट्यूमर इन देयर विसिनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूप्लास्टिक एलिमेंट कैरीड थ्रू द ब्लड और लिम्फ स्ट्रीम। तो विसिनिटी का होता है अपने आसपास के, अपने एरिया में ये दूसरे ट्यूमर को भी ग्रो करता है। ये जरूरी, ये एक नहीं होता, ये कई होते हैं शरीर में, और ये ब्लड और लिम्फ के द्वारा फैलते हैं। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इन द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ केसेस आर इनक्योरेबल। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये इनक्योरेबल है, ये इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ राहत दे देते हैं। तो सबसे पहले तो है इसका इलाज करते हैं हम रेडियोथेरेपी से। अगर हम रिपीटेड एक्सरेज उस ट्यूमर के ऊपर डालते हैं तो जो सेल है वो ग्रो करना कम कर देती हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर बार बार हम एक्सरेज उस ट्यूमर के ऊपर डालेंगे तो उसकी जो ग्रोथ रेट है, सेल की बढ़ने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन टेम्परेरीली कुछ समय के लिए पेशेंट को रिलीफ दे सकता है। अगर हम ट्यूमर को निकाल देते हैं तो वो कुछ समय के लिए पेशेंट को रिलीफ देगा, लेकिन वो बाद में
वापस होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। अगला और जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है केमिकल थेरेपी। और केमिकल थेरेपी में हम लगभग ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो आपको याद रखनी है। पहले तो है 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 डाईएमिनोप्यूरिन और फॉलिक एसिड, 6 फॉलिक एसिड। ये 3 दवाइयाँ हैं। या तो आपका एक से ही काम चल जाएगा और कई कई केसों में ये तीनों ही देनी पड़ती है केमिकल थेरेपी। ये ड्रग क्या करती हैं, ये जो ग्रोथ ऑफ सेल है उसको कम करती हैं, यानी कि जो ट्यूमर बढ़ रहा था उसको रोक देंगी। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फिलअप और टी फिलअप में पूछा जाता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 डाईएमिनोप्यूरिन और 6 फॉलिक एसिड। ये केमिकल थेरेपी है जो कि मेलेग्नेंट ट्यूमर में देते हैं। और या तो आपको एक देनी पड़ेगी या फिर ये तीनों ही मिला के दी जाती हैं जिससे कि वो ट्यूमर ठीक हो जाए। अगला है गैंग्रीन। गैंग्रीन हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्रोज्ड, इसमें क्या होता है, ये नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद प्यूट्रिफिकेशन बाय साइप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। गैंग्रीन में भी जो टिश्यू हैं वो डेड हो चुके हैं, लेकिन ये अगर नेक्रोसिस केवल डेड होते तो उसको नेक्रोसिस बोलते ना। इसमें ब्लड सप्लाई भी रुक जाती है, नेक्रोसिस भी होता है, लेकिन उसका प्यूट्रिफिकेशन होता है, प्यूट्रीफैक्शन होता है। सॉरी, प्यूट्रीफैक्शन होता है। प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, सड़ना गलना। वो जो टिश्यू जो डेड हो चुके हैं वो गलना सड़ना चालू कर देते हैं। और वो कंडीशन किसकी होती है, गैंग्रीन की। और जो मोस्ट कॉमन गैंग्रीन का टाइप है पशुओं में वो होता है टेल गैंग्रीन। तो टेल गैंग्रीन क्या होता है, टेल गैंग्रीन इज रोटिंग ऑफ टेल ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर पूंछ में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो पूंछ क्या हो जाती है, गलना सड़ना चालू हो जाती है, और उसी कंडीशन को बोलते हैं हम टेल गैंग्रीन। इटियोलॉजी, इसका कोज देख लेते हैं हम। इसकी जो इटियोलॉजी है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि कोई भी इंजरी के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन की हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर ये टेल गैंग्रीन पूंछ जल्दी से नहीं काटेगी तो ये इन्फेक्शन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड तक अगर पहुंच गया तो पशु क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। इस्केमिया, इस्केमिया यानी कि लो ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई भी पूंछ में कम होगी तो क्या क्या हो जाएगा, गैंग्रीन होगा। सिम्टम्स क्या होगा, एलोपैथी का यानी कि लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ सेंसेशन एट दैट साइट, यानी कि वहाँ पर कोई भी सेंसेशन नहीं होगी। पूंछ को अगर आप कोई सुई वगैरह लगा के देखोगे तो कोई सेंसेशन नहीं होगी। और आपको जो एम्पुटेशन करना है वो करना है फ्रेश वर्टिब्रा से। जहाँ तक वो पूंछ गल चुकी है, वो गैंग्रीन हो चुका है वहाँ से, उसके ऊपर भी आपको 1 से 2 वर्टिब्रा फ्रेश लेनी है। वहाँ से आपको क्या करना है, टेल एम्पुटेशन करना है। तो ये था आपका टेल गैंग्रीन, सॉरी गैंग्रीन और सिस्ट और ट्यूमर। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किए हैं।